जय हिंद दोस्तों। आज पुनः हम सभी उपस्थित हुए हैं अपने मंजिल को हासिल करने के लिए। और मंजिल को हासिल करते हुए आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि हम आपके साथ हैं। अगर हम आपके साथ हैं, एक सेलेक्टेड आदमी आपके साथ है, एक मैच्योरिटी से भरा हुआ आदमी जब आपके साथ है, आप कतई टेंशन नहीं लीजिएगा। और जो हाँ भी रह के आप पढ़ रहे होंगे, आप अच्छे से पढ़िएगा, आप निगेटिविटी से दूर रहिएगा, क्योंकि समाज में 99% व्यक्ति जो है वो आपके माइंड को निगेटिव करेगा। और 1% आदमी जो आपके घर के और आपके जो शिक्षक होंगे या आपके जो हम दोस्त या शिक्षक जो भी आप समझ रहे होंगे, 1% भी निगेटिव नहीं रखते हैं। बस इसी के साथ आज के हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। और आप लोग जो है कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पर डेली रात में 10 बजते बजते हम लोग आपको अगले दिन का सिलेबस डाल देते हैं, और वहां से आप डेली पढ़ लीजिएगा। पढ़ के फिर अगले दिन जो अभी वीडियो जो अपलोड हो गया, अभी जो आप देख पा रहे हैं वीडियो, आप अच्छे से इसे रिकॉल कीजिएगा और इंजॉय के साथ पढ़ाई कीजिए। रिजल्ट हो जाएगा। प्रेशर में कोई चीज़ करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप इंजॉय करके, आप पूरे माइंड को रियलाइज करके पढ़िएगा, इंजॉय करते हुए, तो आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। और आप लोग को बता दें कि आप लोग जो मोटिवेशनल कोट हम डेली बोलते हैं, आप लोग हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे जो है कि आप कमेंट बॉक्स में भी आप भेज सकते हैं। और उसके साथ आप अपना नाम और जो है कि आप लोग नाम और जहाँ से आप संबंध रखते हैं, जिस जिला से, जिस राज्य से, वहाँ का भी नाम उसके साथ डिनोट करके भेजिएगा, तब आपका नाम यहाँ से हम डेली लेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो भी हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले आज का मोटिवेशनल क्वाइट। आज का मोटिवेशनल क्वाइट आप सभी में से ही एक छात्र हैं, जो कि आप लोगों के लिए यह हम YouTube चैनल पर बोलने के लिए भेजे हैं। तो उसका जो मोटिवेशनल क्वाइट है वो आप लोगों के बीच हम रख रहे हैं। आप लोग इसे एनर्जेटिक के रूप में आप इसे ग्रहण कीजिएगा और लगातार 1 घंटा का क्लास देखिएगा। तो आज का मोटिवेशनल क्वाइट है, जिंदगी पर एक किताब लिखेंगे, जिंदगी पर एक किताब लिखेंगे, उसमें सारे हिसाब लिखेंगे। कुछ बदले अपनों के लहजों, कुछ बदले अपने के लहजों, कुछ टूटे ख्वाब लिखेंगे, जो कह नहीं सकते वो सारे जज्बात लिखेंगे। जिंदगी पर एक किताब लिखेंगे, उसमें सारे अपने हिसाब लिखेंगे। तो आप लोग जो है कि अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो चलिए इसी मोटिवेशनल क्वाइट के साथ आज का हम अपना सेशन शुरू करते हैं करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर्स आप लोग को लिए लगभग हम अभी 50 से 60 प्रश्न पूछेंगे, जो कि आपके डायरेक्ट माइंड में फिट बैठेगा। और करंट अफेयर्स का चलिए आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी को लेंगे, फिर आपको हिस्ट्री को लेंगे, उसके बाद आपको जो है कि स्पीडी करवाएंगे, फिर पिनाकल करवाएंगे। तो आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। और मुख्य टारगेट हम लोग का है बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, झारखंड एसएससी हो, या यूपी पुलिस हो, या आपका बिहार पुलिस हो, या एनटीपीसी हो, या आरपीएफ हो। सबसे मुख्य रूप से हम लोग का ये एग्जाम रहेगा, और एसएससी जीडी हो। तो आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। और किसी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम आएगा पढ़ने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आपका सॉल्यूशन जो है कि हम लोग यहां से दे देंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि किस राज्य में हाल ही के दिनों में 10वीं शताब्दी का कदंब शिलालेख का खोज किया गया है। कदंब शिलालेख जो था वह 10वीं शताब्दी का था। कदंब शिलालेख जो था वह 10वीं शताब्दी का था, और इसका खोज जो हुआ है किस राज्य में, यह सवाल है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कदंब, आप लोग को पता है कि जब आप लोग सोचते होंगे कि जब मेरा शादी वगैरह होगा, या फिर जब हम घूमने के लिए लंबे टूर पे जाएंगे, तो आप लोग का सबसे चहेता जगह जो है वो गोवा होता है। पूरे इंडिया का गोवा सबसे मस्त जगह है घूमने के लिए। तो आप लोग को पता है। तो याद रखिएगा, गोवा में जो आप अपने फैमिली को या आप अपने परिवार को जो लेके जाइएगा, आप कदम से कदम मिला के चलिएगा। कैसे चलिएगा? कदम से कदम। आप उनको उधर छोड़ के नहीं आ जाइएगा, नहीं तो उधर कोई लेके भाग जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग कदम से कदम चलिएगा। कहाँ में? तो गोवा में। कहाँ में चलिएगा? गोवा में। तो याद रखिएगा कि गोवा में कदम शिलालेख का खोज कहाँ हुआ है? तो गोवा में। कदम शिलालेख का खोज कहाँ हुआ है? गोवा में। अब हमको आप भूल के बता दीजिए कि हम भूल जाएंगे। आप भूल ही नहीं सकते हैं इस सवाल को। और अगर डायरेक्ट आपको ऐसे पूछ लेते हैं, फिर आपको सुबह अगर पूछते या एक क्लास देखने के बाद पूछते, तो आप नहीं इसका आंसर जवाब दे पाते। लेकिन हम यह गारंटी देते हैं, आपसे 1 महीना के बाद भी अगर पूछेंगे तो इस सवाल का आंसर आप दे दीजिएगा। यही चीज़ होता है इस चैनल पे, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल अगर हम पूछते हैं, गृह आधार योजना का शुरुआत किस राज्य ने
किया है? तो गृह आधार योजना का शुरुआत भी जो किया है वह भी गोवा ने किया है। कौन किया है? गोवा ने किया है। तो जैसे देखिए आप लोग को पता है कि आप जब गोवा जाइएगा तो गोवा में जब फैमिली लेके जाइएगा घूमने के लिए तो आपको वहां पर आधार कार्ड आवश्यकता होता है, आधार कार्ड का आवश्यकता होता है, तभी आपको होटल वगैरह में रूम मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा गृह आधार का शुरुआत भी किसने किया है? तो याद रखिएगा गोवा ने। और गोवा में जब रात पे घूमिएगा गोवा वाला बीच पे तो वहां पर लाइट का आवश्यकता होता है, यानी स्ट्रीट लाइट वहां पर बहुत लगा हुआ रहता है। तो याद रखिएगा आपको स्ट्रीट लाइट उत्सव का शुरुआत भी कौन किया है, या फिर लाइट हाउस उत्सव का शुरुआत भी कौन किया है? तो लाइट हाउस उत्सव का शुरुआत भी गोवा किया है। कौन किया है? गोवा किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि हाल ही में कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो कुवेंपु, सबसे पहले कुवेंपु हवाई अड्डा जो है वह आपका कहाँ में है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में है। कुवेंपु हवाई अड्डा जो है वह कर्नाटक में है। और कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जो दिया गया है वह याद रखिएगा सिरसोदु मुखोपाध्याय को। किसे दिया गया है? मुखोपाध्याय। तो याद रखिएगा आप लोग को पता है हाल ही के दिनों में भारत का कर्नाटक एक ऐसा राज्य बना था जिन्होंने कहा था कि हम अलग से एगो राष्ट्रीय झंडा बनाएंगे। भारत का जो राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है ना, तो कर्नाटक ने बोला था कि यह भारत वाला राष्ट्रीय झंडा हम नहीं चलाएंगे, हम अपना अलग से राष्ट्रीय झंडा बनाएंगे। इसका मतलब बताइए वो मूर्ख वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कर रहा है। तो याद रखिएगा मुखोपाध्याय को कुवेंपु पुरस्कार। कौन राज्य सरकार? कर्नाटक। कौन सरकार? कर्नाटक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो वांचो अरुणाचल, वांचो चौ आ रहा है, अरुणाचल में भी चौ आ रहा है। वांचो में चौ आ रहा है, अरुणाचल में भी चौ आ रहा है। तो याद रखेगा अरुणाचल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दिया है? तो आप लोग जानते होंगे रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास में एक महिला शासिका, बहुत बहादुर महिला शासिका रही है और इसका संबंध भारत के मध्य प्रदेश से है। कहां से है? मध्य प्रदेश से है। तो रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना का शुरुआत भी कौन किया है? मध्य प्रदेश। लाडली बहना योजना का शुरुआत भी कौन किया है? तो मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। लाडली बहना योजना भी कौन किया है? मध्य प्रदेश किया है। बहुत अच्छा सवाल है। और मध्य प्रदेश में दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी है। मध्य प्रदेश में दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी है। और महारानी दुर्गावती के बारे में कहा जाता है इतिहासकार के द्वारा कि महारानी दुर्गावती को अगर जंगल में एक शेर भी दिखाई पड़ जाता था या उसका मतलब कि एहसास हो जाता था कि इस जंगल में अगर शेर है तो उसको बिना मारे हुए नहीं रहती थी। तो याद रखेगा कौन? तो रानी दुर्गावती। बहुत फेमस है मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि हाल ही में सूचना के अनुसार भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है? तो भारत और यूएई के बीच अच्छा रिलेशन चल रहा है अभी मोदी जी के द्वारा। तो भारत पार्क यानी पार्क जो बनाएगा भारत ने किस देश में? तो यूएई में बनाएगा। कहां में बनाएगा? यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात में बनाएगा, याद रखिएगा। और यूएई जो है वहां पर आपका आईसीसी का मुख्यालय भी है जहां पर आपका क्रिकेट वगैरह भी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि डिजिटल शेंगन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो डिजिटल शेंगन आपको पता है सूरा और सुंदरी का देश जो कहते हैं वो फ्रांस को कहते हैं। सूरा और सुंदरी का देश जो कहते हैं वो फ्रांस को कहते हैं। और याद रखिएगा स्व से सूरा और स्व से शेंगन नाम का जो वीजा जारी किया है वह भी फ्रांस ने किया है, क्योंकि हम लोग जो जाएंगे वहां पर वीजा लेके वो स्व से सूरा को देखने के लिए स्व से शेंगन नाम का वीजा जो है वह फ्रांस ने जारी किया है। याद रखिएगा, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल डोंगरिया कोंद सौल को जीआई टैग मिला है किस राज्य का? कोंदरिया डोंग, सुनिएगा, डोंगरिया कोंद आपको पता है कंदमाल हल्दी जो है वह उड़ीसा में प्रसिद्ध है। कंदमाल हल्दी को बहुत दिन पहले जीआई टैग मिला था उड़ीसा में, जो कि कोंद जनजाति के द्वारा भी वहां पर उपजाया जाता है। और कोंद जनजाति उड़ीसा में है, कंदमाल हल्दी भी उड़ीसा में है। और याद रखिएगा कि आपका डोंगरिया कोंद नाम का जो सॉल होता है, सॉल जो कि हम लोग ओढ़ते हैं ठंडी दिन में, जो सॉल यानी जिसको हम लोग ओढ़ना कहते हैं अपना बिहारी भाषा में, याद रखिएगा। तो उसको जीआई टैग भी में कहां में मिला है? तो उड़ीसा में मिला है। आगे बढ़ते हैं। भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किस शहर को घोषित किया गया है? देखिए कितना इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। यानी भारत के जो महिला या जो नारी सशक्तिकरण है उनके लिए सबसे फेमस शहर या सबसे सुरक्षित शहर जो है वह मौसम महिला मौसम मद्रास।
मौ से महिला, मौ से मद्रास, मौ से महिला, मौ से मद्रास। तो याद रखिएगा महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर तो मौ से महिला, मौ से मद्रास, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल आप लोग को बताना है कि किस राज्य में चंदुब्बी उत्सव मनाया गया। चंदुब्बी उत्सव असम में। चंदुब्बी 3 अक्षर का है, असम 3 अक्षर का है। चंदुब्बी असम, चंदुब्बी असम, चंदुब्बी असम, चंदुब्बी असम। वांचो, वांचो में चो आ रहा है, चो कहाँ, अरुणाचल, कहाँ, अरुणाचल, अरुणाचल। वही कदम, कदम कहाँ, कदम से कदम मिला के गोवा, कदम से कदम मिला के गोवा। तो अगर आप इस तरह से लगातार अगर आप पढ़िएगा और हल्का फल्का शॉर्ट नोट्स बनाने का कोशिश कीजिएगा अपने किताब में या कॉपी में, तो आपका आराम से याद हो जाएगा, या गारंटी देते हैं। ये जीके जीएस है भैया, आपको याद रखना ही पड़ेगा एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। मैथ रीजनिंग नहीं है जो आप आंसर बना के निकाल दीजिएगा और आराम से बन जाएगा, लेकिन नहीं, आपको जीके जीएस है। अच्छा अच्छा खिलाड़ी पानी पी लेते हैं यहाँ पर, लेकिन खैर आपके साथ अगर हम हैं तो आप टेंशन नहीं लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। गुणोत्सव, गुणोत्सव यानी असम का व्यक्ति को बहुत गुण है। गुण जो ना कहता है कि ये आदमी में गुण नहीं है, कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, तो असम याद रखिएगा। गुणोत्सव असम, गुणोत्सव असम, गुणोत्सव असम, गुणोत्सव असम। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन, NHPC किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। तो कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का उद्घाटन कहाँ होगा? गुजरात में। कहाँ में होगा? गुजरात में। कहाँ में होगा? गुजरात में, याद रखेगा। कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना कहाँ बनेगी? गुजरात में। कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना कहाँ बनेगी? गुजरात में। और किसके द्वारा? NHPC के द्वारा। NHPC के द्वारा बनेगा, याद रखिएगा, NHPC के द्वारा। ये हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल है कि PUBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023, PUBT एथलीट ऑफ द ईयर, तो विराट कोहली को। किसको? विराट कोहली को। PUBT के लास्ट में टो आ रहा है, विराट के लास्ट में भी टो आ रहा है। PUBT के लास्ट में टो आ रहा है, विराट के लास्ट में भी टो आ रहा है, तो याद रखिएगा PUBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली। और जो भी अपने पार्टनर के साथ रहते होंगे, यानी कि आप लोग जो स्टूडेंट लाइफ जी रहे होंगे, या आपका जिससे भी आप जो है कि बार बार बात वगैरह करते होंगे, जो कि आपके साथ रहना होता होगा, या फिर जिसके साथ आप हमेशा टाइम पास करते होंगे, उनसे आप हमेशा डिबेट करते रहिएगा ये सब क्वेश्चन पे। जैसे हम अभी आपको बताए PUBT पुरस्कार किसको दिया है, तो PUBT लास्ट में टो आ रहा है, तो आप बताइएगा PUBT पुरस्कार, तो उसको बताइएगा PUBT के लास्ट में देखो टो आ रहा है, अब विराट के लास्ट में भी टो आ रहा है, तो इसका मतलब याद रख लेना PUBT पुरस्कार विराट को मिला है। किसको मिला है? विराट को। तो ऐसे आपको बहुत दिन याद रहेगा और आराम से आपका जॉब लग जाएगा, ठीक है। हम बहुत आपको स्टैंडर्ड लेवल से पढ़ा रहे हैं, आपको आराम से माइंड में बात फिट होता होगा, यही गारंटी है। हम फाउंडेशन नहीं पढ़ा रहे हैं कि आपको एक एक चीज समझ हो जाएगा, लेकिन आपको हम इतना जरूर आपको हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि आपको स्मार्ट स्टडी करके आप आराम से जो है कि आप किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर लाके आप जल्दी से जल्दी नौकरी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पंचायत से संसद तक कार्यक्रम किस व्यक्ति ने शुरू किया। तो पंचायत से संसद तक कार्यक्रम ओम बिरला ने शुरू किया। कौन किया? ओम बिरला। और ओम बिरला वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप और एक और पुस्तक बताते हैं, हमारे लालू यादव जी के द्वारा लिखा गया है। ये क्या कहते हैं, उनका घर गोपालगंज है, लालू यादव का। तो याद रखिएगा लालू यादव के द्वारा एक लिखा गया पुस्तक का नाम है, जिसका नाम है आपका क्या नाम है, तो याद रखिएगा आप लोग, गोपालगंज से रायसीना हिल। गोपालगंज से रायसीना हिल पुस्तक के लेखक कौन है? तो लालू यादव हैं। कौन है? लालू यादव हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस व्यक्ति ने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड, आपको पता है कि महिला जब 5 किलोमीटर दौड़ के विश्व रिकॉर्ड बना लिया, तो इसका मतलब अगर आपके ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको माइंड याद देखिए कैसे हम रखवाते हैं, जुगाड़ देते हैं। तो देखिएगा, जैसे अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे आप ही दौड़ शुरू करते हैं दौड़ना, जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस का दौड़ना या आर्मी का दौड़ना चालू करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि चना चबाते हैं। क्या करते हैं? चना को चबाते हैं सुबह सुबह एकदम घोड़ा वाला, तब दौड़ बनता है। तो याद रखिएगा चौ से ही आंसर आएगा, याद रखिएगा चेबेट। चना को चबाते हैं यानी चेबेट करके याद रखिएगा, चेबेट, चो
बोएका बोएका चेबेट, याद रखिएगा चेबेट नाम के व्यक्ति ने महिला 5 किलोमीटर में विश्व रिकॉर्ड बनाया। अगर इस तरह से आप क्वेश्चन याद रखिएगा ना, ऑप्शन जैसे देखिएगा तो आपका आराम से सही हो जाएगा, गलती होने का वहाँ संभावना ही नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, पृथ्वी विज्ञान योजना भारत के किस व्यक्ति के द्वारा अनावरण किया गया? पृथ्वी विज्ञान योजना, आपको पता है कि पूरे भारत में अभी विज्ञान को बढ़ावा दे रहा है, पूरे पृथ्वी पर वो मोदी सरकार बढ़ावा दे रहा है। कौन दे रहा है? मोदी सरकार। यानी पृथ्वी विज्ञान का अनावरण जो किया है वो नरेंद्र मोदी ने किए हैं। किसने किए हैं? नरेंद्र मोदी। और पंचायत से संसद तक किसने? ओम बिरला। पंचायत से संसद तक ओम बिरला। और गोपालगंज से रैसीना हिल लालू यादव। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस कंपनी को जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा जल प्रबंधन के लिए CII पुरस्कार जो मिला है वह हीरो मोटोकॉर्प को मिला है। किसको मिला है? हीरो मोटोकॉर्प को मिला है। किसको मिला है? हीरो मोटोकॉर्प को मिला है। याद रखिएगा हीरो मोटोकॉर्प को जल, यानी जो व्यक्ति हीरो रहता है ना, हीरो, तो हीरो व्यक्ति जो है कि वह जल का अच्छा से सेवन करता है, जल का अच्छा से सेवन करता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि जेनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा सेंथिल पांडियान। किसे? सेंथिल पांडियान। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस व्यक्ति ने अधिकांश भाषा में गाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो याद रखिएगा सुचेता सतीश। सुचेता सतीश। सुचेता सतीश नाम के व्यक्ति ने सबसे अधिक भाषा में गाना गा के विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और उधर चना खा के विश्व रिकॉर्ड कौन बनाया है? महिला ने। तो चेबेट ने। क्या बनाया है? चेबेट ने। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पर्पल फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो पर्पल, याद रखिएगा, पर्पल गोवा, लाइट हाउस गोवा, कदम से कदम गोवा, आप ये सब याद रखिएगा, गृह आधार गोवा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बुजुर्ग स्वाथ भालू जिसका नाम है बबलू का किस चिड़ियाघर में निधन हो गया? तो भोपाल में। कहाँ में? भोपाल में। तो याद रखिएगा बबलू नाम, बबलू के लास्ट में लो आ रहा है, भोपाल के लास्ट में लो आ रहा है। तो याद रखिएगा बबलू नाम का जो भालू है और भालू के लास्ट में भी लो आ रहा है। देखिए जुगाड़ कैसे बन गया, आप दिमाग सिर्फ यूज किया कीजिए, सब चीज है आपके सामने। भालू के लास्ट में लो आया और भालू किस नाम का? बबलू नाम का। तो बबलू के लास्ट में भी लो आया और भोपाल के लास्ट में भी लो आया। तो आपका जुगाड़ बन गया कि भालू जो है बबलू नाम का था, जो सबसे भारत का बुजुर्ग भालू था, उसका निधन भोपाल के चिड़ियाघर में हो गया। राइट। आगे अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष देश कौन रहा? भारत। भारत सबसे अधिक घुमा है श्रीलंका, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया? प्रसादम, आपको पता है मोदी जी प्रसाद के तरह खा गए किसको? तो आपको पता है जो है कि ये शिवराज चौहान को। किसे खा गया? शिवराज सिंह चौहान को। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बना के इनको केंद्र में मंत्री बनाया, इसका मतलब इसको प्रसाद के रूप में खा के केंद्र में बैठा दिया। तो प्रसादम योजना का शुरुआत कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ में हुआ है? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल बताइएगा, कौन सा राज्य 2026 से 27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 500 अरब डॉलर बनाने का जो लक्ष्य रखा है, याद रखिएगा गुजरात ने। क्योंकि गुजरात के अंदर बहुत शक्ति है। जितना पूरे अगर देखते हैं भारत के अंदर में 28 राज्य है, 28 राज्य में से एक राज्य गुजरात है। जितना गुजरात के पास क्षमता है ना, मान लीजिए टोटल इधर 27 राज्य बच गया, गुजरात को अकेले छोड़ दीजिए, तो पूरे भारत में जितना कैपेसिटी है उतना कैपेसिटी गुजरात के पास अकेले है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे उद्योग में हो या किसी भी क्षेत्र में लीजिएगा, तो आपका गुजरात सबसे टॉप लेवल पे रहेगा। बहुत उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो गुजरात ने ही सोचा है कि 500 अरब डॉलर का हम संपत्ति बनाएंगे 2026 से लेकर 27 तक में। राइट। आगे अगला सवाल आप लोग को बताना है कि किस देश ने कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? तो याद रखिएगा, आपको पता है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में ही कोनो देश होगा, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कुछ जुगाड़, कैसे याद रहेगा सब दिन के लिए, तो सुनिएगा।
आपको पता है उत्तरी कोरिया में बहुत एकदम आदमी वहाँ पर जो है कि आपका तबाह रहता है हमेशा। उत्तरी कोरिया में उतना स्वतंत्रता नहीं है, वो वर्ल्ड फ्रीडम में सबसे नीचे स्थान पे आता है उत्तरी कोरिया, ठीक है। तो याद रखिएगा उत्तरी कोरिया के पास इतना तबाही है, खाने पीने से लेके टोटल चीज़ तक, घूमने तक में पूरा प्रतिबंध है उत्तरी कोरिया में। तो इसीलिए हुआ जो है कि कुत्ता खाने लगा कहाँ का, तो याद रखिएगा कुत्ता खाने लगा दक्षिणी कोरिया का। कहाँ खाने लगा, बगल वाला देश दक्षिणी कोरिया से पकड़ पकड़ के ला के उत्तरी कोरिया ने क्या खाने लगा, तो कुत्ता खाने लगा। इसीलिए दक्षिणी कोरिया वाला बोला कि ना अब एक काम करते हैं, कुत्ता खाने पर हम प्रतिबंध लगा देते हैं, तो बगल वाला का हालत और खराब हो जाएगा। ऐसे भी दोनों में 36 का आंकड़ा चलता है उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया में। तो याद रखिएगा कि कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक कौन पारित किया, तो दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया नहीं मारिएगा, उत्तरी कोरिया वाला खा रहा था, इसीलिए दक्षिणी कोरिया मारिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, तो फ्रांस के बने हैं। कहाँ के बने हैं, फ्रांस के। गैब्रियल अटल सबसे युवा प्रधानमंत्री कहाँ के बने हैं, फ्रांस के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है किस राज्य में कॉलेज फगथांसी मिशन, किस राज्य में कॉलेज फगथांसी मिशन की शुरुआत की गई, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, इसका आंसर आपको बता देते हैं और आपको सब दिन के लिए याद हो जाएगा। जब आप कॉलेज वाला लाइफ जीते होंगे तो आप लोग जाके कॉलेज में जो है कि किसी को फंसाने का काम करते होंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ठीक है। आप कॉलेज में जाके क्या करते होंगे, फंसाने का काम करते होंगे। तो इसका मतलब जब आप फंसाते होंगे तो आपको मन लगता होगा, क्या लगता होगा, पढ़ने में मन लगता होगा। तो याद रखिएगा कॉलेज फसांसी जो योजना शुरू किया है किसने, तो याद रखिएगा मणिपुर ने। किसने किया है, मणिपुर ने। कॉलेज फसांसी मिशन किसने शुरू किया है, तो याद रखिएगा मणिपुर ने। कॉलेज फसांसी मिशन मणिपुर, कॉलेज फसांसी मिशन मणिपुर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है कहां में, तो आपको बहुत दिन पहले से बता रहे हैं यह क्वेश्चन, उड़ीसा ने। रेड आंट चटनी उड़ीसा, रेड आंट चटनी उड़ीसा, रेड आंट चटनी उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए किस बैंक ने समान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, तो याद रखिएगा इंडसइंड बैंक। कौन सा बैंक, इंडसइंड बैंक। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, यह सवाल याद रखिएगा। किस कंपनी के द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल जिसका नाम है उग्रम, क्या नाम है, उग्रम, को विकसित किया है, याद रखिएगा डीआरडीओ। भारतीय सेना के लिए जितना बड़ा बड़ा जो टेक्नोलॉजी सब जो रडार हो गया या फिर कोई मिसाइल हो गया, ये सब जो बनाता है ये डीआरडीओ बनाता है। कौन बनाता है, डीआरडीओ। तो याद रखिएगा डीआरडीओ ने एक असॉल्ट राइफल बनाया जिसका नाम है उग्रम। क्या बनाया है, उग्रम। क्या बनाया है, डीआरडीओ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपको बताना है, अगला सवाल किस राज्य सरकार द्वारा अयोध्या तीर्थ यात्री के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू किया है, तो रामलला दर्शन योजना जो शुरू किया है अयोध्या घुमाने के लिए वो छत्तीसगढ़ ने। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ ने। किसने लॉन्च किया है, छत्तीसगढ़ ने। और छत्तीसगढ़ जो भारत का एक राज्य बना है ये 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। कब बना है, 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ 2000 में बना है, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना मध्य प्रदेश से अलग होकर हुआ है। और 2000 ईस्वी में ही आपका उत्तराखंड राज्य का स्थापना उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुआ है। और 2000 ईस्वी में ही झारखंड राज्य का स्थापना बिहार से अलग होकर हुआ है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। वहीं आपको बताए कि रामलला दर्शन योजना का शुरुआत किसने करवाया है, तो छत्तीसगढ़ ने। और छत्तीसगढ़ ने ही 22 जनवरी 2024 को शुष्क दिवस मनाने का घोषणा किया है प्रत्येक वर्ष, क्योंकि आपको पता है कि 22 जनवरी 2024 को राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या मंदिर में रखा गया था। इसीलिए 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ ने शुष्क दिवस और साथ ही याद रखिएगा रामलला दर्शन योजना का भी शुरुआत किया है। आगे बढ़ते हैं, बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है कहां का, तो याद रखिएगा अयोध्या का लड्डू बहुत फेमस है। अयोध्या का लड्डू बहुत फेमस है, याद रखिएगा उसी को जीआई टैग दिया गया है। तो चलिए आज हम कुछ साइंस का सवाल लेते हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, खास करके बिहार एसएससी के लिए, क्योंकि हम पिछले दिन में साइंस का सिलेबस नहीं कर पाए थे। तो आज हम लोग जो है कि कवर कर रहे हैं, तो आप लोग सुनने का प्रयास कीजिएगा। और स्पीडी जो बुक है, जो जनरल स्पीडी का बुक होता है, उसमें भी अच्छा अच्छा सवाल दिया है और उसमें बहुत सेट दिया है। सेट उसमें लगभग 250 लगभग, रुकिए बताते हैं।
हाँ 255 सेट दिया है, 255 सेट दिया है आपका स्पीडी में साइंस का, जो कि आपका बहुत अच्छा सवाल दिया है, जो प्रीवियस सवाल भी पूछा है। तो आप लोग इसे सुनने का प्रयास कीजिएगा। इसका जो है कि हम लोग आज कवर करते हैं। तो सुनिएगा क्वेश्चन आज का, 2 पेज दिए थे, हम फटाफट पूछ लेते हैं, ज़्यादा इसमें हम समय नहीं गवाएंगे। तो आप लोग सुनिएगा, बताइएगा विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन होता है? आंवला। कौन होता है? आंवला। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला होता है, याद रखिएगा। और आंवला कोई भारतीय शाक के डॉक्टर के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में गुर्दा का प्रमुख कार्य क्या है? गुर्दा यानी किडनी, किडनी की इकाई होती है नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन यानी नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन या गुर्दा का अध्ययन करते हैं। तो याद रखिएगा, मानव शरीर में गुर्दा का सबसे प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। शरीर से सभी प्रकार के बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। आगे बढ़ते हैं, किसकी कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए। आगे बढ़ते हैं, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना का। राइबोसोम प्रारूप किसका है? तो तना का। आगे बढ़ते हैं, चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया है? एडवर्ड जेनर। किसने किया है? एडवर्ड जेनर। आगे बढ़ते हैं, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर की हड्डी। फीमर की हड्डी या जंग की हड्डी, याद रखिएगा, यह उरु की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है, फीमर। आगे बढ़ते हैं, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? तो हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। किसका है? प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का। और हीमोग्लोबिन में हीम नाम का लौह यौगिक पाया जाता है, यह हीम नाम का रंजक पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का लाल रंग दिखता है, याद रखिएगा। और हीमोग्लोबिन जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, वो लेके जाता है, वह ऑक्सीजन को लेके जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का कार्यकाल 120 दिन का होता है। और आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, और डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, और रक्त बिंबाणु को हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, रुधिर को थक्का जमाने में सहायक होता है विटामिन के। कौन होता है? विटामिन के। आगे बढ़ते हैं, रक्तदाता समूह में सर्वदाता किसे कहते हैं? याद रखिएगा, ओ को। सर्वदाता ओ को, सर्वग्राही एबी को, सर्वग्राही एबी को। आगे बढ़ते हैं, पित्त स्रावित होता है किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा, और पित्त जमा होता है पित्ताशय में, और पित्त का पीएच मान होता है 7.7। कितना होता है? 7.7, याद रखिएगा। और खून का पीएच मान कितना होता है? तो खून का पीएच मान होता है आपका जो है कि 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है, याद रखिएगा, खून का पीएच मान यानी ब्लड का पीएच मान। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि रक्त से शुद्ध पदार्थ को अलग कौन करता है? तो रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग विरिक करता है। कौन करता है? विरिक करता है। आगे बढ़ते हैं, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा का कोशिका सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होता है? तो कुत्ता के काटने से। किसके काटने से? कुत्ता के काटने से होता है, याद रखिएगा, हाइड्रोफोबिया रोग, जिसमें कि आपका रेबीज वायरस होता है। आगे बढ़ते हैं, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विषाणु का इंग्लिश होता है वायरस। क्या होता है? वायरस। और वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ट्रेकोमा और ग्लूकोमा दोनों आंख को, किसको होता है? आंख को। और रोहा भी आंख की बीमारी है, रोहा भी आंख की बीमारी है, रतौंधी भी आंख की बीमारी है, जीरोप्थेल्मिया भी आंख की बीमारी है, जो विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन का खोज 1911 में फंक ने किया है। किसने किया है? फंक ने किया है। और विटामिन बी का खोज किसने किया है? तो याद रखिएगा, विटामिन बी का जो विटामिन ए का खोज किया है, वही विटामिन बी का भी खोज किया है, तो मैकुलन। विटामिन सी का खोज होलकट किया है। विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका क्या है? तो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन बी का थाइमिन है। और विटामिन ई का टेकोफेरॉल है। और विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। और जनन क्षमता का कमी जो होता है, वह विटामिन ई की कमी से होता है। इसमें अंकुरित भोजन करने की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी है किस रोग का? तो प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया का। किसका है? मलेरिया का। आगे बढ़ते हैं, पॉजिट्रॉन किसका एंटीकन है? तो पॉजिट्रॉन जो है वह इलेक्ट्रॉन का ही एंटीकन है। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? निगेटिव। सॉरी, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? निगेटिव होता है। इसीलिए आपका पॉजिट्रॉन पर भी कैसा आवेश होगा? तो निगेटिव होगा। और पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया है? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया है? एंडरसन ने, याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया है। और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया है। और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? तो याद रखिएगा, चैडविक ने किया है। और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है। ठीक है, उसी तरह से अल्फा बीटा गामा जो होता है, इसी तरह से
याद रखिएगा। पर आवेश पॉजिटिव होता है और बीटा पर आवेश जो होता है वो निगेटिव होता है। बीटा पर आवेश निगेटिव होता है और आपका हो गया गामा। गामा हमेशा गम में रहता है बेचारा, यानी उसको कुछ पता ही नहीं चलता, यानी वो जीरो होता है, यानी न्यूट्रल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा, लौह की मात्रा सबसे अधिक किस प्रकार के सब्जी में? तो पालक के पत्ते में। पालक के पत्ते में सबसे अधिक लोहे की मात्रा होती है, याद रखिएगा। और विटामिन सी का मात्रा सबसे अधिक आंवला में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, और पालक के पत्ते में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक। और टमाटर में भी कौन सा? ऑक्जेलिक। तो याद रखिएगा, जब आप पालक का सब्जी बनाइएगा तो उसमें टमाटर डालिएगा, इसका मतलब दोनों में ऑक्जेलिक अम्ल मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑक्जेलिक। और ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग जो होता है आप लोग को पता है, जब आप लोहा से जब आपके कपड़े में जब धब्बा लग जाता है तो उसको हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल का ही प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि कपड़े में लगे धब्बे को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? याद रखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कहां से होता है? तो याद रखिएगा, आपका पालक का पत्ता हो गया या टमाटर हो गया। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? तो याद रखिएगा, CO2। CO2 के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, और याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का खोज किसने किया है? तो मेल्विन केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने किया है। और प्रकाश संश्लेषण की इकाई जो होती है या यूनिट जो होता है वह क्वांटोसोम होता है। क्या होता है? क्वांटोसोम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंसुलिन शरीर में कहां बनती है? अग्नाशय में। कहां बनती है? अग्नाशय में। और अग्नाशय के खराब होने से आपका एक बीमारी होता है, मधुमेह बीमारी या डायबिटीज बीमारी, याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी से होता है। और याद रखिएगा आप लोग कि इसके बीटा कोशिका से निकलती है। किस कोशिका से निकलती है? तो बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कहां से होता है? तो थायराइड ग्रंथि से। किस ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से। आगे बढ़ते हैं। जठर रस में क्या पाया जाता है? तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। लाइकेन का परस्पर सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो लाइकेन जो सहजीवी संबंध कहलाता है वह कवक और शैवाल। कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। और लाइकेन जो है वह एक प्रकार का आपका प्रदूषण को संकेतक होता है, वायु प्रदूषण संकेतक होता है लाइकेन। और लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। और लाइकेन का खोज किसने किया है? तो लाइकेन का खोज थियोफ्रेस्टस ने किया है। और थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता भी कहते हैं या बोटनी का पिता भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहां होता है? तो छोटी आंत में। कहां होता है? छोटी आंत में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस कांड जो 1984 हुआ था वह कौन से गैस का रिसा हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट या MIC हुआ था। आगे बढ़ते हैं। काला हीरा के नाम से किसको जानते हैं? कार्बोनेडो को। काला हीरा के नाम से कार्बोनेडो को। लेकिन बोलेगा काला शीशा के नाम से, तो काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट और हीरा जो है वह कार्बन का प्ररूप है। किसका प्ररूप है? कार्बन का प्ररूप हीरा ग्रेफाइट होता है। और याद रखिएगा, पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। अच्छा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। और ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन हीरा जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। यानी ग्रेफाइट में आपका विद्युत जो है कि उसमें पास हो जाएगा, लेकिन हीरा में पास नहीं होगा, क्योंकि हीरा जो है वह विद्युत का कुचालक है। कुचालक यानी वो नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल को। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल को। और एड्रिनल ग्रंथि से ही लड़ो और उड़ो हार्मोन का भी स्राव होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में होता है? लाल रंग में। किस रंग में होता है? लाल रंग में होता है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य भी किसका होता है? तो लाल रंग का। और सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? बैगनी का। तो याद रखिएगा, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यानी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक हुआ तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। वहीं सबसे अधिक सबसे कम प्रकीर्णन किसका, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का। तो इसका मतलब है सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी का हुआ तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य भी किसका होगा? तो बैगनी का। आगे बढ़ते हैं। यानी आप बता सकते हैं तरंगदैर्घ्य बराबर 1/1 प्रकीर्णन। तरंगदैर्घ्य बराबर 1/1 प्रकीर्णन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम का खोज किसने किया है? डी डुबे ने किया है, याद रखिएगा। सॉरी, लाइसोसोम का खोज किसने किया है? डी डुबे ने। लाइसोसोम का खोज किसने किया है? डी डुबे ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, और लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको बताना है, शरीर में मांसपेशी की कुल संख्या 639 कितना होता है? 639। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल बताना है, खोपड़ी में कुल हड्डी की संख्या 8, कितना होता है 8। और मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। और तंत्रिका तंत्र जो होता है उसका इकाई क्या होता है, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र का इकाई न्यूरॉन, इसीलिए न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। और हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, हड्डी का अध्ययन क्या होता है, ऑस्टियोलॉजी होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और हड्डी में मायोसिन नाम का अम्ल होता है, याद रखिएगा। हड्डी में क्या होता है, हड्डी या मांसपेशी में क्या होता है, तो मायोसिन नाम का अम्ल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला का सवाल बताना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहां से मिलता है, जल से। कहां से मिलता है, जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहां से मिलता है, जल से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है जो किसको प्रभावित करता है, हृदय को। ब्रोंकाइटिस को प्रभावित करता है, हृदय को। अगला क्वेश्चन, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोजोम जो पाता है कितना, तो 22+y। पिता से पता है 22+y और माता से पता है 22+x, और दोनों को जोड़िएगा तो आपको 46 गुणसूत्र पुर जाएगा। कितना पुर जाएगा, 46 गुणसूत्र पुर जाएगा, याद रखिएगा। कितना पुर जाएगा, 46। तो चलिए अब हम लोग पिनाकल करते हैं, जो कि एसएससी का सबसे बेहतरीन बुक है मार्केट में, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत शानदार है। तो चलिए हम लोग 2 पेज इसको कवर करने वाले हैं। चलिए बताइएगा आज का पहला सवाल जो आपको खेल से संबंधित होगा, क्योंकि खेल से संबंधित हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का दीजिए या किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम दीजिए, वहां से खेल से संबंधित क्वेश्चन आता है। बताइएगा आज का पहला सवाल पिनाकल से। बताइएगा कि किस देश ने कभी भी पैरा ओलंपिक खेल की मेजबानी नहीं की है। ऑप्शन है इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत। तो याद रखिएगा भारत में कभी भी आपका पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ है। भारत में सिर्फ राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, भारत में सिर्फ एशियाई खेल हुए हैं। और कितना बार हुआ है एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल, तो शायद आपको हम डेली बता रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेल 1 बार 2010 में दिल्ली के अंदर में, और एशियाई खेल 2 बार, पहली बार 1951 में, और पहला ही एशियाई खेल इंडिया में हुआ था 1951 में, और दूसरी बार 1982 में, दूसरी बार 1982 में, याद रखिएगा। और भारत जो राष्ट्रमंडल में पहली बार हिस्सा लिया था वह दूसरे राष्ट्रमंडल खेल 1934 में, और भारत जो पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लिया था वह पक्का पक्की 1900 के पेरिस ओलंपिक में। देखिएगा ऐसे तो ओलंपिक खेल का शुरुआत 1896 से ही हुआ है, आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत 1896 से ही हुआ है, एथेंस से। लेकिन दूसरा ओलंपिक खेल जो 1900 में शुरू हुआ था वह पेरिस में हुआ था, उसमें भारत की टीम हिस्सा लिया था। और राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में शुरू हुआ था, और 1930 में हिस्सा नहीं लिया था, जैसे वहां पर 1896 में हिस्सा नहीं लिया था, पहला में दूसरा में लिया था ओलंपिक में, उसी तरह से राष्ट्रमंडल में पहला में डर लग रहा था दोनों जगह, तो बोला हम राष्ट्रमंडल में भी नहीं लेंगे पहला में हिस्सा, तो दूसरा में हिस्सा लिया। 1934 में लंदन में हो रहे राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा लिया था, और लंदन में ही राष्ट्रमंडल का मुख्यालय भी है, याद रखिएगा, और वहीं पर भारत की टीम ने हिस्सा लिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग बताइएगा कि थॉमस कप एक डैश है। तो थॉमस कप जो है वह एक बैडमिंटन का, सबसे पहले याद रखिएगा, एक वर्ल्ड चैंपियनशिप है थॉमस कप बैडमिंटन का, जो कि कुछ दिन पहले भारत के ने 2022 में इंडोनेशिया को हरा के जीता था पहली बार। भारत ने इतिहास में पहली बार थॉमस कप जो जीता है, याद रखिएगा, इंडोनेशिया को हराकर 2022 में जीता था, याद रखिएगा 2022 में। और याद रखिएगा थॉमस कप जो है वह एक द्विवार्षिक आयोजन है। थॉमस कप एक द्विवार्षिक आयोजन है, यानी 2 साल पे होता है थॉमस कप, याद रखिएगा। और थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। याद रखिएगा थॉमस कप का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, भीमराव अंबेडकर बहुउद्देश्य स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो भीमराव अंबेडकर बहुउद्देश्य स्टेडियम जो स्थित है वह फैजाबाद में है। कहाँ में है, फैजाबाद में। भीमराव अंबेडकर बहुउद्देश्य स्टेडियम कहाँ में है, तो फैजाबाद में। कहाँ में है, फैजाबाद में। और फैजाबाद का नया नाम क्या है, तो अयोध्या है। और अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है, तो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम है। और अयोध्या में एक नया हवाई अड्डा बना है जिसका नाम है महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, याद रखिएगा। और फैजाबाद में 1857 का जो विद्रोह का नेता था वह कौन था, अजीमुल्ला था। कौन था, अजीमुल्ला। कौन था, अजीमुल्ला था। कौन था, अजीमुल्ला। और उसी के बगल में एक शहर है फतेहपुर सिकरी, जो कि आगरा के पास है। तो याद रखिएगा वहां से जो 1857 का जो विद्रोह का नेता था वो था अजीम मुल्ला। कौन था, अजीम मुल्ला। और उसी अजीम मुल्ला जो फतेहपुर से था उसमें उसको पकड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार ने 50,000 रुपया का इनाम रखा था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
और डॉक्टर भीमराव हवाई अड्डा कहाँ में है? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव हवाई अड्डा जो है वह नागपुर में है। कहाँ में है? नागपुर में। डॉक्टर भीमराव हवाई अड्डा कहाँ में है? तो नागपुर में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुउद्देश्य स्टेडियम कहाँ में है? तो याद रखिएगा फैजाबाद में। कहाँ में है? फैजाबाद में। आगे बढ़ते हैं। और फैजाबाद यह अयोध्या किस नदी किनारे है? तो सरयू नदी किनारे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश वॉलीबॉल नियम का पहला आधिकारिक संकलन लेकर आया और YMCA द्वारा प्रकाशित किया गया? तो आपको पता है वॉलीबॉल जो है ना वह अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? अमेरिका का। इसीलिए अमेरिका ने वॉलीबॉल के नियम का आधिकारिक नियम का खोज किया। याद रखिएगा अमेरिका। और अमेरिका का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? वॉलीबॉल। और वॉलीबॉल में खिलाड़ी की संख्या 6। वॉलीबॉल में खिलाड़ी की संख्या 6। नेटबॉल में 7। नेटबॉल में 7। कबड्डी में 7। बास्केटबॉल में 5। बास्केटबॉल में 5 मैदान पे होते हैं, लेकिन कुल खिलाड़ी बास्केटबॉल में जो होता है वो 12 होता है। याद रखिएगा। जिम्नास्टिक में 8। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट 11। और रग्बी फुटबॉल में कितना होता है? तो 15 होता है। रग्बी फुटबॉल में कितना होता है? तो 15 होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी बनी? तो याद रखिएगा मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण जो है वह भारत की पहली महिला फुटबॉलर है जो कि यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन में जाके खेली। वहीं आप लोग नाम सुने होंगे सुनील छेत्री का, वाइचिंग भुटिया का नाम सुने होंगे, शब्बीर अली का नाम सुने होंगे। तो ये सब भारत के फुटबॉलर हैं। क्या है? भारत के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी मीटर में कितनी होती है? तो 8.50 मीटर या फिर 8.5 मीटर बोल सकते हैं। बाधा दौड़ में दूरी कितनी होती है बीच का? तो 8.5 मीटर होती है 100 मीटर वाला में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है निम्नलिखित में से कौन सा डेकथलॉन में पहले दिन का कार्यक्रम नहीं है? तो डेकथलॉन जो होता है वह एक एथलेटिक्स के अंतर्गत खेल होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के खेल होते हैं। तो पुरुषों के डेकथलॉन में जो पहले दिन होता है वह 100 मीटर का दौड़ होता है, लंबी कूद होता है, गोला फेंक होता है, ऊंची कूद होता है, 400 मीटर का दौड़ होता है। वहीं दूसरे दिन 110 मीटर का बाधा दौड़ होता है, डिस्कस थ्रो होता है। डिस्कस थ्रो का मतलब होता है गोला फेंक, और जेवलिन थ्रो का मतलब होता है भाला फेंक जो कि नीरज चोपड़ा। याद रखें दोनों में अंतर है। डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो दोनों अंतर है। जेवलिन थ्रो भाला फेंक हो गया और डिस्कस थ्रो होता है गोला फेंक। क्या होता है? गोला। जैसे विष्णु भगवान का चक्र था उसी तरह का गोला होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा इसमें डिस्कस थ्रो जो है वो आपका दूसरे दिन का कार्यक्रम है। कौन दिन का कार्यक्रम है? डिस्कस थ्रो दूसरे दिन का। और पहले दिन में है, याद रखिएगा आप लोग को जो है कि पहले दिन में 100 मीटर दौड़ और लंबी कूद गोला फेंक। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला पावर लिफ्टर कौन थी? तो सकीना खातून। कौन थी? सकीना खातून। आगे बढ़ते हैं। ड्रेसेज शब्द का संबंध किस खेल से है? ड्रेसेज, जैसे आप लोग स्कूल जाते होंगे या ऑफिस जाते होंगे तो पूरा ड्रेस पहन के जाते होंगे, तो उसी तरह से जब आप घुड़सवारी करने जाइएगा, क्या करने? घुड़सवारी। आपको पता है जब आपका शादी वगैरह होगा तो आप लोग घोड़े पे चढ़ के बारात जाइएगा और पूरा एकदम ड्रेस में जाइएगा। तो याद रखिएगा आप घुड़सवारी पे तब चढ़िएगा जब आपका शादी होगा, यानी पूरा ड्रेस पहन के जाइएगा। तो याद रखिएगा ड्रेसेज शब्द का संबंध किससे है? घुड़सवारी से। अब बताइए आप भूल के दिखा दीजिएगा यह क्वेश्चन, तो नहीं भूल पाइएगा, चाह के भी नहीं भूल पाइएगा। चाहे 10 दिन के बाद ही पूछेंगे तो आप सोच के जरूर बता दीजिएगा। तो याद रखिएगा ड्रेसेज शब्द का संबंध किससे है? घुड़सवारी से। किससे? घुड़सवारी। और घुड़सवारी जो खेल होता है ना, घुड़सवारी, वो खेल का जो मैदान होता है उसको क्या कहते हैं? तो क्या रखिएगा याद? एरीना कहते हैं। क्या कहते हैं? एरीना। एरीना। घुड़सवारी एरीना। घुड़सवारी एरीना। याद रखिएगा। ठीक है। आपको पता है कि भारतीय घुड़सवार जैसे फवाद मिर्जा का संबंध घुड़सवारी से है। इम्तियाज अनीस हो गया। इंद्रजीत लांबा यानी जो लंबा व्यक्ति रहता है वो उसको घुड़सवारी करने में दिक्कत नहीं होता है। अगर गिरे उड़ेगा भी तो तुरंत पैर रख देगा। तो याद रखिएगा इंद्रजीत लांबा का संबंध किससे है? घुड़सवारी से। वहीं आपका फवाद मिर्जा सबसे इंपॉर्टेंट है। फवाद मिर्जा। वहीं एक व्यक्ति है आपका जितेंद्र सिंह अलुवालिया यानी हलवा। याद रखिएगा अलुवालिया यानी हलवा। यानी हलवा नाम का जो खिलाड़ी है वह भी घुड़सवारी यानी घोड़ा को हलवा खिला के घुड़सवारी कर रहा है। आप ऐसे करके 2-4 बार जब सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, किस
ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में ग्लाइड टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। तो ग्लाइड टेक्निक का जो प्रयोग किया जाता है शॉटपुट में, किसमें किया जाता है? शॉटपुट में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अजमेर सिंह का संबंध किस खेल से है? तो ने कहता है कि अजमेर जो है वह राजस्थान में है, वह जाने में बहुत दूर लगता है, याद रखिएगा उसका संबंध एथलेटिक्स से है। तो याद रखिएगा डॉक्टर अजमेर सिंह का संबंध किससे है? एथलेटिक्स से। यानी जब आप एथलेटिक्स का तैयारी करते हैं तो आपको बालू में दौड़ना चाहिए। अगर आपको दौड़ अच्छा बनाना रहता है तो देखते होंगे बहुत सब जो कोच रहता है आपको दौड़वाने वाला, वो बालू में प्रैक्टिस करवाता है। आप लोग देखे होंगे वो फिल्म भाग मिल्खा भाग, ठीक है, तो उसमें देखते होंगे वो बालू पे प्रैक्टिस करता है टायर बांध के। इसका मतलब है कि वो अजमेर यानी राजस्थान में है, राजस्थान में सबसे अधिक बालू है। तो याद रखिएगा आपका अजमेर करके अगर कोई खिलाड़ी पूछेगा तो मारिएगा एथलेटिक्स। क्या मारिएगा? एथलेटिक्स, याद रखिएगा। और अजमेर में आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ में है? अजमेर में। और आपका शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो आपको फतेहपुर सिकरी आगरा में है। और आपका दिल्ली में दरगाह किसका है? तो याद रखिएगा दिल्ली में जो दरगाह है वो जो बोला था दिल्ली अभी दूर है, यानी कौन बोला था? आप लोग को पता है निजामुद्दीन औलिया बोला था। कौन बोला था? निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली अभी दूर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है 2012 ओलंपिक में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? तो आपको पता है ऐसे लॉर्ड्स जो फेमस है वो आपका क्रिकेट के लिए फेमस है, लेकिन पहली बार 2012 में जो है कि आपका तीरंदाजी का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है कहाँ स्थित है? याद रखिएगा राउरकेला उड़ीसा में। राउरकेला उड़ीसा में आपका बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट में यदि अंपायर अपने दोनों हाथों को क्षितिज दिशा में समांतर दिशा में फैलाता है तो इसका अर्थ क्या होता है? आप लोग को पता है ये ऐसे जो होता है ये क्षितिज होता है। अगर दोनों हाथ को ऐसे करके करेगा, अगर मान लीजिए दोनों हाथ को साइड में क्षितिज का मतलब होता है ऐसे सीधा, ठीक है, और वर्टिकल यानी ऊपर वाला हो गया ऐसे करके, इसको जो होता है ये आपका समानांतर हो गया। तो ऐसे करके अगर दोनों हाथ ऊपर उठाएगा तो इसको ये हो गया 6 हो गया। क्या हो गया? 6। ऐसा क्वेश्चन बताइए आपको एसएससी सीजीएल जो कि अच्छा लेवल का एग्जाम होता है उसमें पूछ रहा है। और क्षितिज दिशा में अगर दोनों हाथ ऐसे करके करेगा इसका मतलब वाइड बॉल होता है। क्या होता है? वाइड होता है। अगर एक करके ऐसे करेगा, एक हाथ ऐसे करके करेगा तो ये नो बॉल हो गया। क्या हो गया? नो बॉल हो गया। याद रखेगा ऐसे करके अगर ऐसे करेगा तो ये नो बॉल हो गया। और बॉल फेंकने के बाद अगर घुटना पे ऐसे करके दोनों करेगा तो इसका मतलब लेग बाय हो गया। क्या हो गया? लेग बाय। ये सब क्वेश्चन पूछता है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हाउ दैट नियम किस खेल से संबंधित है? देखिए आप बहुत क्रिकेट देखे होंगे, लेकिन यह वाला नियम आपको अभी तक जो है कि आप नाम नहीं सुने होंगे। कत्तो बड़ा क्रिकेटर अगर आप होंगे तो शायद नहीं सुने होंगे, बहुत सुने भी होंगे लेकिन अधिकतर नहीं, हम भी नहीं सुने थे, ठीक है। तो याद रखिएगा हाउ दैट अपील जो है वह किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। हाउ दैट नियम किस संबंधित है? क्रिकेट से। मेडन ओवर क्रिकेट से। फॉलोन क्रिकेट से। एसेज शब्द का संबंध क्रिकेट से। एसेज जो है वो एक ट्रॉफी होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच, याद रखिएगा। वहीं बोल्ड हो गया, स्टंप हो गया, रन आउट हो गया, एलबीडब्ल्यू हो गया, गुगली हो गया, यॉर्कर हो गया, रनर हो गया, चाइनामैन हो गया, ये सब शब्द का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। और भारत का चाइनामैन बॉलर किसे कहा जाता है? आप लोग को पता होगा, भारत का चाइनामैन बॉलर जो कहा जाता है वो कुलदीप यादव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कुलदीप यादव को कहा जाता है, याद रखेगा। अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? तो तैराकी जो बड़े बड़े तैराक जो तैरते हैं ओलंपिक सब में, जो उसका जो ये बना होता है ट्रैक, वह 2.13 मीटर चौड़ा होता है। 2.13 मीटर चौड़ा में ही आपको इधर से तैर के उधर जाना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आप जो है कि हम लोग अगले सेशन पे चलते हैं, मतलब अगला टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक जो है हम आपको जो है कि ज्योग्राफी का जो सवाल दिए थे टॉपिक, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा स्पीडी का सवाल देख लेंगे 50 प्रश्न, उसके बाद अपने सेशन को ब्रेक करेंगे। जो मुख्य सवाल है हम लोग ज्योग्राफी में कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बताइएगा भारत में वायु परिवहन का शुरुआत कब से हुआ है? 1911 से। स्पेशल हम फोकस कर रहे हैं बीआरएसएससी, एकदम बीआरएसएससी, चाहे सचिवालय सहायक हो या 12th लेवल का हो या आरपीएफ हो, आप आराम से फोड़ दीजिएगा। बस आप लगातार मेहनत कीजिए मेरे साथ, जीके जीएस के लिए कोई दिक्कत नहीं आने देंगे करंट अफेयर्स में। बताइएगा भारत में वायु परिवहन का शुरुआत कब से हुआ है? 1911 में, इलाहाबाद से नैनी के बीच। इलाहाबाद से नैनी के बीच वायु परिवहन का शुरुआत 1911 में हुआ है। और याद रखिएगा इलाहाबाद के पास, नैनी के पास से ही 82.5
डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का समय रेखा वहां से 5 राज्य से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश से निकल के मध्य प्रदेश आती है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा से झारखंड, ये 5 राज्य से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। और जो आपका 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, कर्क रेखा जिसको हम लोग कहते हैं, वह एक दूसरे को काटती है आपका छत्तीसगढ़ के सूरजभान जिला में या सूरजपुर जिला में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अगला सवाल आप लोग बताइएगा कि भारत के अंदर में 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना की गई और इसको आगे चल के 2 भाग में विभाजित किया गया। एक का नाम भारतीय विमानन निगम रखा और दूसरे का नाम एयर इंडिया रखा। तो याद रखिएगा, भारत विमानन विभाग जो है या निगम जो है, यह आपका पूरे भारत के अंदर में सफर करवाता है और आसपास का पड़ोसी देश। लेकिन एयर इंडिया जो है यह आपको विदेश का भी सफर करवाता है, याद रखिएगा। और एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया पर जो अभी वर्तमान में जो कमांड है वह आपका टाटा कंपनी का है। टाटा जो कंपनी है ना, जैसे आपको पता होगा कि मुकेश अंबानी ने बहुत कुछ खरीद लिया है सरकार का, आपका जो है कि अडानी ने भी खरीद लिया है बहुत सारा रेलवे स्टेशन या रेलवे। और आपका जो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने आपका क्या खरीद लिया है, तो याद रखिएगा एयर इंडिया का जो अधिग्रहण किया है वो भी आपका क्या है, किसने, तो टाटा कंपनी ने, याद रखिएगा। 2021 में ही खरीदा था। वहीं अगर बात करते हैं एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ में है, नई दिल्ली। एयर इंडिया का शुभंकर क्या है, महाराजा, क्या है, महाराजा। वहीं अगर बात करते हैं एयर इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल, पवन हंस का स्थापना कब हुआ है, तो पवन हंस जो है वह हेलीकॉप्टर प्रदान करता है। एयर और एयर इंडिया जो सब जो है वह हवाई जहाज प्रदान करता है, लेकिन पवन हंस जो है वह आपका हेलीकॉप्टर सेवा है और इसका शुरुआत 1985 से हुआ है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत भी 1985 से। वहीं आपका इंदिरा गांधी आवास योजना का शुरुआत भी 1985 से हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पवन हंस लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, कहाँ है, नई दिल्ली, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा आपका रायबरेली, उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में, उत्तर प्रदेश के रायबरेली के फुर्सतगंज में, याद रखिएगा, रायबरेली। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ है, तो भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का स्थापना 1995 से हुआ है। कब से हुआ है, 1995 से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक आपको याद रखना है, वायु परिवहन का शुरुआत 1911 से, जिस साल चीनी क्रांति हुआ था। और दूसरा आपको याद रखना है भारतीय विमानन प्राधिकरण 1995, यही 2 सवाल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है, नई दिल्ली। छत्रपति शिवाजी कहाँ है, मुंबई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ है, कलकत्ता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है, कलकत्ता। दमदम हवाई अड्डा भी कहाँ है, कलकत्ता। आगे बढ़ते हैं। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो अन्ना, आप लोग देखे होंगे साउथ जब तमिलनाडु जाइएगा तो वहाँ भाई सबको कहता है अन्ना भाई ऐसे करके पुकारता है, तो अन्ना तमिलनाडु, अन्ना तमिलनाडु, अन्ना तमिलनाडु। तो याद रखिएगा अन्ना हवाई अड्डा कहाँ है, तमिलनाडु के चेन्नई में। आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ है, तो नागपुर में, अभी तुरंत बताए थे आपको। आगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम हवाई अड्डा कहाँ है, तो अहमदाबाद में। गोपीनाथ बारदोलोई कहाँ है, गुवाहाटी। गोपीनाथ बारदोलोई आपके जो थे वो आपके असम के मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा। गोपीनाथ बारदोलोई हवाई अड्डा भी कहाँ है, गुवाहाटी में। वहीं चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है, लखनऊ। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है, लखनऊ। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ में है, तो लखनऊ में है। लेकिन लखनऊ के किनारे एक आपका बगल में एक और शहर है, आप लोग को पता है, बनारस। बनारस में आपका कौन सा हवाई अड्डा है, तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। कौन सा है, लाल बहादुर शास्त्री। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि गुरु रामदास हवाई अड्डा कहाँ है, अमृतसर। रामदास कहाँ जाएगा, अमृतसर। और रामदास सिखों के चौथे नंबर के गुरु। सिखों के पहले नंबर के गुरु गुरु नानक, दूसरे नंबर के गुरु गुरु अंगद, तीसरे नंबर के गुरु गुरु अमरदास, चौथे नंबर के गुरु गुरु रामदास, 5वें नंबर के कौन थे, अर्जुन देव, 6ठे नंबर के कौन थे, हरगोविंद, 7वें नंबर के हर राय, 8वें नंबर के हरकिशन, 9वें नंबर के तेग बहादुर, 10वें नंबर के कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा। और 11वें नंबर के जो कहा जाता है सिख गुरु, वो गुरु ग्रंथ साहिब को कहा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है आप लोग को, वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ में है, पोर्ट ब्लेयर में, याद रखिएगा। दाबोलिम हवाई अड्डा कहाँ है, गोवा। दाबोलिम गोवा, दाबोलिम गोवा, दाबोलिम गोवा, दाबोलिम गोवा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, देवी अहिल्याबाई होलकर कहाँ में है, इंदौर में। देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम हो या आपका हवाई अड्डा हो, दोनों कहाँ में है, तो याद रखिएगा इंदौर में है। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी कौन है, इंदौर। और इंदौर को भारत के अंदर में लघु मुंबई के नाम से जानते हैं। लघु मुंबई के नाम से किसको जानते हैं, तो इंदौर को जानते हैं, जो मुंबई की तरह ही बहुत फेमस है। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल बताना है, तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा कहाँ है? तिरुचिरापल्ली जो कि आपका तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत का पूर्णतः सौर के द्वारा संचालित हवाई अड्डा कौन बनाए? तो कोचीन बनाए। कौन बनाए? कोचीन बनाए, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, अगला सवाल बताइएगा आप लोग को कि राष्ट्रीय जलमार्ग जो 1 है इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है, इसका स्थापना कब हुआ है? तो याद रखिएगा इसका स्थापना 1986 में हुआ है। कब हुआ है? 22 अक्टूबर 1986 को इसका स्थापना हुआ है। 22 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कि आपका इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है, इसका लंबाई 1620 किलोमीटर है, जो सबसे लंबा है। हम लोग भागलपुर पटना से संबंध रखते हैं उस एरिया से, उसके बगल में जो गंगा नदी गुजरती है वही NW1 यानी नेशनल वाटरवे संख्या 1 है, जो कि इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से चलकर आपका पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह तक जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि डॉल्फिन के लिए बहुत फेमस है NW1। ठीक है, वहीं आपको हम ट्रिक देते हैं जो पूछता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां जाती है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहां से कहां तक जाती है, तो आपको जुगाड़ देते हैं, याद रखिएगा। ई हुआ ई, स्वाका धोरसु का साधु, ई साधु, कोमोका कोको, ई साधु कोको काम, ई हुआ ई हो गया 1, साधु 2, कोको कोमोका कोको, अभी आपको सबको तोड़ के बताएंगे। कोको 3, कोआका मकाम 4, ई साधु कोको काम 4 हो गया, ई साधु कोको काम 4 हो गया। और 2 और बताते हैं, तो धो तद, लो भो लब, तद लब, ऐसे करके याद रखिएगा। ई हो ई, साधु कोको काम तद लब, तो धो तद लो भो लब। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। ई हो ई 1 हो गया, साधु 2 हो गया, कोको 3 हो गया, ई साधु कोको काम 4 हो गया, तो धो तद 5 हो गया, लो भो लब 6 हो गया। आपको तोड़ के बताते हैं। तो NW1 ई इलाहाबाद से हल्दिया, साधु सादिया से धुबरी, कोको 3 वाला, कोल्लम से कोट्टपुरम, आप लोग आराम से मार दीजिएगा ऑप्शन पे, और काम 4था वाला, काकीनाडा से मरक्कनम, और तद से तलचर से धामड़ा, और फिर लब लब से लखीमपुर से भांगा। देखिए कितना जुगाड़ आपको दे दिए। ई साधु कोको काम तद लब, ई साधु कोको काम तद लब, ई साधु कोको काम तद लब, ये 4 हो गया। चारों में सबसे लंबा हो गया आपका इलाहाबाद से हल्दिया, NW1 होता है, जो कि आपका 1620 किलोमीटर सबसे लंबा यही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, और मुंबई का सबसे बड़े बंदरगाह का नियंत्रण कौन करती है? केंद्र सरकार। और छोटे बंदरगाह का नियंत्रण जो करता है वह संवर्ती सूची में आता है, और इसका नियंत्रण प्रबंधन जो करती है वह आपका राज्य सरकार करती है, याद रखिएगा। ये अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है वह विशाखापट्टनम है, और देश का सबसे गहरा बंदरगाह भी कौन सा है? विशाखापट्टनम है। और विशाखापट्टनम जो है वह डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे है। डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम भारत का 18वां नंबर का रेलवे जोन बना है, जो कि आपका दक्षिण मध्य तट रेलवे कहलाता है। दक्षिण मध्य तट रेलवे कहलाता है, जिसके अंतर्गत 3 डिवीजन आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि कांडला किस राज्य में स्थित एक ज्वारी बंदरगाह है? तो कांडला जो है वह गुजरात में स्थित एक ज्वारी बंदरगाह है, जो कि आपका मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला भी बंदरगाह है, कांडला, याद रखिएगा। और इसी कांडला का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह, ऐसे देखें तो भारत में कुल बड़े बंदरगाह की संख्या 13 है। कुल बड़ा बंदरगाह की संख्या 13 है, और 13वां नंबर का जो बड़ा बंदरगाह बना है वह बधावन बंदरगाह बना है महाराष्ट्र में। कहां में बना है? महाराष्ट्र में। बधावन बंदरगाह महाराष्ट्र में है, लेकिन बधावन रामसर साइट जो है वह गुजरात में है। बधावन रामसर साइट कहाँ में है? गुजरात में। लेकिन बधावन बंदरगाह कहाँ में है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। 13वां नंबर का बंदरगाह बना है। तो कुछ बंदरगाह के बारे में हम लोग विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। तो तूतीकोरिन बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह, ये 3 बंदरगाह तमिलनाडु में है, ठीक है, पूर्वी तट पे। तो तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम है चिदम्बरनार बंदरगाह। वहीं एन्नोर बंदरगाह का नया नाम है कामराज बंदरगाह। एन्नोर में 4 अक्षर, कामराज में 4 अक्षर, तूतीकोरिन में 5 अक्षर, चिदम्बरनार में भी 5 अक्षर, राइट। और चेन्नई बंदरगाह जो है वह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, याद रखिएगा। आपका कौन? तो चेन्नई। और चेन्नई जो है वह एक कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है?
प्राचीन के साथ साथ कृत्रिम है। समझ सकते हैं, कृत्रिम का मतलब मानव के द्वारा बनाया गया। जब मानव के द्वारा बनाया गया है तो वह नया होना चाहिए, लेकिन ना है, वो सबसे पुराना है। सबसे प्राचीन एवं कृत्रिम कौन है? चेन्नई है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और चेन्नई एक ऐसा बंदरगाह है, यह पत्तन है जो कि हर मौसम में वहां पर काम चलता है। हर मौसम में कार्य करने वाला एकमात्र कृत्रिम बंदरगाह कौन है? तो वह चेन्नई है, याद रखिएगा। और भारत का सबसे प्राचीन भी कौन है? चेन्नई है। और इसका स्थापना 1875 में ही हुआ है। जिस साल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना हुआ था आपका जो है कि प्रेमचंद के द्वारा, याद रखिएगा 1875 में, उसी साल आपका चेन्नई बंदरगाह का भी स्थापना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। और 1875 में आपका जो है कि झारखंड के जो बिरसा मुंडा थे उनका भी जन्म हुआ था आपका 15 नवंबर 1875 को ही। इसीलिए 15 नवंबर को हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का घोषणा मोदी जी के द्वारा हुआ है। बताइएगा अगला सवाल। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग बताइएगा कि अगला सवाल बताइएगा, मरमागांव बंदरगाह कहाँ है? तो मरमागांव बंदरगाह केरल में है। कहाँ में? मरमागांव बंदरगाह कहाँ में है? गोवा में। मरमागांव बंदरगाह कहाँ में है? तो गोवा में। लेकिन अलेप्पी बंदरगाह कहाँ है? तो अलेप्पी बंदरगाह केरल में। अलेप्पी में लो आ रहा है, केरल में भी लो आ रहा है, तो अलेप्पी कहाँ बंदरगाह कहाँ हो जाएगा? केरल। अलेप्पी बंदरगाह कहाँ होगा? केरल। लेकिन मरमागांव, आप नाम सुनिएगा, मरमागांव, मरमागांव यानी गोवा, मरमागांव गोवा, अलेप्पी केरल, अलेप्पी केरल, अलेप्पी केरल, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन आता है। और वहीं आपका जो है कि ये क्या कहते हैं, कलकत्ता बंदरगाह का जो है कि एक ऐसा बंदरगाह है जो कि एक नदी बंदरगाह है। ऐसे बंदरगाह जो बनता है ना वो समुद्र के किनारे बनता है, लेकिन आप लोग फिल्म में देखते होंगे बड़े बड़े जहाज के किनारे जो लगते हैं वो समुद्र किनारे। लेकिन कलकत्ता बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है जो समुद्र के किनारे नहीं है, वो हुगली नदी के किनारे है। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह कौन है जो एक नदीय बंदरगाह है, जो नदी पे स्थित है, तो वो कलकत्ता बंदरगाह। और कलकत्ता बंदरगाह याद रखिएगा, कलकत्ता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए उसके बगल में एक हल्दिया बंदरगाह बनाया गया है, याद रखिएगा। ये सब सवाल आता है। वहीं आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां में है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बंबई में है। और देखिएगा बंबई बंदरगाह को खुद है, बंबई बंदरगाह को खुद है, लेकिन उसी के भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसका नाम नहावा शोभा बंदरगाह रखा गया है, उसी के भार को कम करने के लिए। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है जो कि एक रसायन बंदरगाह है? रसायन बंदरगाह है, तो याद रखिएगा रसायन बंदरगाह है आपका दाहेज। कौन सा है? दाहेज, दाहेज। रसायन बंदरगाह कौन सा है? तो दाहेज। दाहेज एक कैसा बंदरगाह है? तो याद रखिएगा रसायन बंदरगाह है। रसायन बंदरगाह कौन सा है? तो दाहेज। रसायन बंदरगाह भारत का एकमात्र कौन सा है? तो गुजरात के अंदर में दाहेज है। गुजरात के अंदर में कौन है? दाहेज। याद रखिएगा गुजरात के अंदर में कौन सा है? दाहेज एक रसायन बंदरगाह है। तो चलिए आज के हम इस सेशन को अब यहीं पर समाप्त करने का कोशिश करते हैं। आप लोग को यह सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा या नहीं लगा या क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। अगर किसी भी प्रश्न में आप लोग सेट मारते हैं कहीं भी, अगर कोई इसी प्रकार का किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप लोग डायरेक्ट हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा समय मिलते ही। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ाई अपना अच्छे से करते रहिएगा, अपना घर परिवार को याद करते हुए। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन को हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।